अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात। सूरज की पहली किरण के साथ अन्नदाता कार्यक्रम में मैं अमिता सिन्हा अपने प्रदेश के सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। तिल की फसल में लगने वाले कीट व रोगों का समन्वित नियंत्रण। आम उद्यान में पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें। मिर्ची की फसल में इस समय किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। जिन कृषक भाइयों ने तिल की फसल लगाई होगी वह वर्तमान में पुष्पन व फली बनने की अवस्था में होगी, लेकिन अभी बरसात का मौसम चल रहा है। ऐसे वातावरण में नमी की अधिकता के कारण इस फसल पर विभिन्न प्रकार के कीटों जैसे तिलहौक मोथ, सेमी लूपर इल्ली, रोएदार इल्ली, फली छेदक कीटों के साथ साथ फाइलोडी रोग का प्रकोप भी देखा जा रहा है, जिनका समय रहते प्रबंधन न किया जाए तो इस फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है और किसान भाइयों को हानि का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही समस्या से ग्रस्त एक कृषक से हमारे रिपोर्टर ने संपर्क किया। आइए जानते हैं उनकी समस्या को। तिली की फसल लगाई है और इसमें कई प्रकार के कीड़े आ गए हैं। इल्लियाँ आ रही हैंगी, गुच्छे बन रहे हैंगे और तो पत्तियां भी चढ़ गई हैंगी। इसे हम कैसे बचाएं? कौन सी दवाई छिड़कें, कितनी मात्रा छिड़कें और कब छिड़कें? तरीका आप हमें बताएं, उसका तरीका क्या है? तिली की फसल है वो रोग और कीड़ों से सुरक्षित रहे। तो किसान भाइयों, वर्तमान समय में तिल की फसल में कौन कौन से फसल सुरक्षा उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं ये विशेषज्ञ से। मैं आज आपसे चर्चा करना चाहूँगा तिल के ऊपर। इसमें जो कीट और व्याधि है उनका आपको प्रबंधन करना है। और कीट तो इसमें तिलहौक मोथ एक ही मोटी इल्ली आती है जो इसको पूरी तरह से नष्ट कर देती है, पूरी पत्तियों को खा जाती है। तेजी से ये फसल को नुकसान करती है और एक दिन दो दिन के अंदर ही पूरी पत्तियों को नष्ट करके सिर्फ डंठल को खड़ा रहने देती है। ये इसका प्रमुख कीट है। इसको आप हाथ से एकत्रित करके भी इस कीट को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मोटी मोटी इल्लियाँ होती हैं, इनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो आप इनको कलेक्ट कर एकत्रित करके भी नष्ट कर सकते हैं। अन्यथा इनको किसी भी स्पर्श कीटनाशक जैसे क्यूनाल्फास है या क्लोरपायरीफास है, एंडोक्सा कार्ब है, ऐसे जो कीटनाशक है इनका प्रयोग करके भी इस कीट को आप नियंत्रित कर सकते हैं। तिल का फली छेदक कीट, यह कीट फसल का मुख्य शत्रु होता है। इस कीट के पूर्ण विकसित इल्ली हरे पीले रंग तथा इसका सिर काला होता है, जिससे इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। यही अवस्था फसल के लिए हानिकारक होती है। फसल जब पुष्पन की अवस्था में होती है तो इल्ली सबसे अधिक हानि फूलों को पहुंचाती है। ग्रसित फूलों से फलियां नहीं बनती हैं। इस तरह जुलाई माह से अक्टूबर माह तक यह फसल को हानि पहुंचाती है। बिहार कंबल कीड़ा, इसकी इल्ली के शरीर पर पीली लाल काले रंग की टैग कतारों में पाए जाते हैं।
इसी कारण ये रोमिल या कंबल कीट के नाम से भी जानी जाती है। नवजात इल्लियां तिल की पत्तियों को समूह में खाती हैं। पत्तियां छलनी आकार की हो जाती हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं। फली छेदक व बिहार रोमिल इल्ली के नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास 36 SL 600 मिलीलीटर दवा का घोल 600 लीटर पानी में बनाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। पर इसमें जो प्रमुख समस्या है वो है रोग। फाइटोप्थोरा पैरासिटिका नाम का एक फंगस है, जिससे इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। पूरी फसल 100% तक भी इसमें नुकसान हो सकता है। पत्तियों के ऊपर भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं। ये धब्बे प्रगत अवस्था में, एडवांस स्टेज में पूरे पौधे को घेर लेते हैं और पूरा पौधा आपको झुलसा हुआ दिखाई देगा। जो तने का कलर है वो भी गहरा भूरा रंग का हो जाता है, बाद में सूख के काला पड़ जाता है और पूरी फसल आपकी नष्ट हो जाती है। इसमें सबसे अहम बिंदु जो है वो है इस रोग को बिल्कुल आरंभिक अवस्था में पकड़ लें। बिल्कुल शुरुआती अवस्था में जब पत्तियों के ऊपर अनियमित आकार के भूरे रंग के धब्बे बनने की शुरुआत हो, निचली पत्तियों से शुरुआत होती है, उसी समय हम इसमें एक फफूंदनाशक का प्रयोग करें। उपयुक्त फफूंदनाशक मेटालेक्सिल है, जो रेडोमिल के भी नाम से है। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से इसका छिड़काव करें। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आप कॉपर फंजीसाइड, ताम्रयुक्त कवकनाशी है जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, फाइटालॉन है, ब्लाइटॉक्स आदि है, इनका प्रयोग करें 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। अगर आरंभिक स्टेज में आपने इस बीमारी का नियंत्रण किया है तो आप सफल होंगे। अगर आप लेट हो गए तो ये बीमारी पूरी फसल को नष्ट कर दे। इसके अलावा तिल की फसल में एक और बीमारी आती है, उसको बोलते हैं सिसेमी फिल्लोडी, जो माइकोप्लाज्मा नाम के ऑर्गेनिज्म से होती है। और इसमें जो पौधा है वो कुरूप हो जाता है। पौधे के जो वेजिटेटिव जो भाग है वो कुरूप हो जाएंगे, पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, इसके जो फूल है वो सबके सब कुरूप हो जाते हैं। और कई बार इसके जो फूल और पुष्पक्रम वो हैं, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, वो आपके पत्तियों में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये भी एक गंभीर बीमारी है इस फसल की। इसके नियंत्रण के लिए जैसे ही इस बीमारी के लक्षण आपको कहीं दिखाई देते हैं, आप रोगग्रस्त पौधों को खेत से बाहर निकाल के और नष्ट कर दें। और जितने भी जो रस चूसक कीट हैं जो इस बीमारी के वाहक हैं, उनको किसी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जैसे कि डाइमेथोएट है या इमिडाक्लोप्रिड है, इनका स्प्रे करके और इन रोग वाहक कीटों को आप नियंत्रित करें, जिससे कि सिसेमी फिल्लोडी का नियंत्रण हो सकेगा। अभी और भी कई कृषि आधारित महत्वपूर्ण जानकारियां शेष हैं। तब तक के लिए लेते हैं एक अल्प विराम। उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद, क्योंकि उम्मीद मतलब ETV न्यूज़। ब्रेक के बाद मैं अमिता सिन्हा फिर हाजिर हूं और बढ़ती हूं अगली कड़ी की ओर। आम अपने प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फल वाली प्रजाति है, जिसके फलों की तुड़ाई का कार्य समाप्त हो चुका है और अब आगामी वर्ष में इन बागों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इनमें पूरे वर्ष के दौरान कुछ न कुछ शस्य क्रियाओं को करना आवश्यक होता है। इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आम के बागानों का सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्य है इनको उर्वरक देना। परंतु देखा यही जाता है कि हमारे अधिकांश आम उत्पादक किसान भाई पौधे की आवश्यकता के अनुसार उर्वरक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, आम के बाग में उर्वरक प्रबंधन को आपको किस प्रकार से अपनाना है, इस विषय पर जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया विषय विशेषज्ञ डॉक्टर AK सिंह से। फल तोड़ने के बाद फिर बारिश का टाइम होता है। बारिश का भी समय लगभग समाप्त हो चुका है
और इसके बाद कुछ कल्चरल ऑपरेशन जो बगीचों में करने होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ताकि अगले साल भी फल अच्छा आए। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए जो बगीचों में इंटर कल्चरल ऑपरेशंस, फर्टिलाइजेशन, खाद डालना, जो कुछ मुख्य बातें होती हैं उसके विषय में आप सभी को हम बताएंगे। इस क्रम में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे बारिश का मौसम समाप्त होता है, बारिश के महीने ख़त्म होते हैं, उसके बाद किसान भाई को अपने बगीचे में जैसे थोड़ी सी मिट्टी शुष्क हो तो हैरोइंग करवानी चाहिए ताकि जो भी घास फूस हैं वो हट जाए। और थोड़ी सी हैरोइंग के बाद जब साफ़ सुथरा बगीचा हो जाए उसके बाद थालों की सफाई करनी चाहिए। थालों की सफाई करते समय किसान ये ध्यान दें कि उसकी साथ साथ गुड़ाई भी कर दें और जो भी घास फूस वहाँ पर हैं उन थालों के नीचे सब हटा दें। हटाने के बाद सबसे पहला जो कार्यक्रम होता है, जो क्रिया होती है करने की, वो होता है गोबर की खाद मिलाने की क्रिया। तो इसमें गोबर की खाद किसान भाई समय से इकट्ठा करवा लें और हर पेड़ के नीचे कम से कम 50 से 60 किलो गोबर की खाद उसको पूरे बेसिन में फैला दें। उसको जो पेड़ के नीचे का जो दौर होता है उसमें अच्छी तरह फैला दें। यह काम किसान भाई को बगीचे में अक्टूबर से नवंबर के महीने में, नवंबर में कम से कम ख़त्म कर लेना चाहिए। तो नवंबर के महीने में गोबर की खाद पेड़ के नीचे पूरे दौर में मिला दें। गोबर की खाद मिलाने के बाद किसान भाई को फिर देखना है कि भाई इसमें हमें जो उर्वरक होते हैं उनको भी मिलाने की आवश्यकता है, क्योंकि हर साल उर्वरक जब देंगे तभी फल का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो हम बताना चाहेंगे कि किसान भाई जो है पेड़ के नीचे एक गोल नाली बनाएं, जो पेड़ के मुख्य तना से 2 से 3 मीटर बाहर बनाते हैं, पेड़ की कैनापी के हिसाब से डिसाइड होता है। फिर गोल नाली में जो फास्फेटिक और पोटैशिक उर्वरक हैं उनको हम डालते हैं और डालने का जो भी रेट पेड़ के हिसाब से डिसाइड करते हैं। यह मात्रा जो संतुलित मात्रा है पेड़ की उम्र के हिसाब से उसको गोल नाली में नवंबर से दिसंबर के महीने में डालना चाहिए। तो नाइट्रोजन जो है वह फल और फूल जब आ जाते हैं, फल फूलने के बाद जब उसमें फल आ जाते हैं, तो फल आने के बाद जब उसमें दाने बन जाते हैं तो आधी नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो फल में दाने बनने के बाद देते हैं और फिर उसके 1 से 1.5 महीने बाद आधी नाइट्रोजन की मात्रा जो है उसको हम फिर गोल नाली में जिस तरह से फास्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर के लिए मैंने बताया उसी तरह से डालते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के साथ जिंक, कापर और बोरान की भी आवश्यकता पेड़ों को होती है और इसको हर साल पेड़ में मिलाना चाहिए। कम से कम नहीं तो 2 साल में एक बार तो किसान भाई को अवश्य मिलाना चाहिए। अब मैं इसकी मात्रा के बारे में थोड़ा बताऊं। बोरेक्स आपको डालना है, बोरान के लिए बोरेक्स आप मार्केट से ले लें 250 ग्राम। जिंक सल्फेट डालना है, जिंक के लिए जिंक सल्फेट लीजिए 250 ग्राम और कापर के लिए कापर सल्फेट 250 ग्राम। इन तीनों की मात्रा को लेकर के जैसे मैंने खाद डालने, उर्वरक के डालने की विधि बताई कि गोल नाली में देते हैं, उसी नाली में नवंबर से दिसंबर के महीने में 250-250 ग्राम तीनों का लेकर के मिक्स करके उसमें डाल करके और फिर नाली को बंद कर देना चाहिए। इससे जो फलों में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों से जो फलों में कमियां रहती हैं, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं बनती है, फल फटने की प्रक्रिया होती है, फल से गोद निकलता है, ये सारी समस्याएं रुक जाती हैं। मसाला वर्गीय फसलों के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने मिर्च की फसल लगा रखी होगी वह वर्तमान में पुष्पन एवं फलन की प्रारंभिक अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी और इस फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें समय समय पर किए जाने वाले प्रबंधनों जैसे खरपतवार नियंत्रण, जल निकास की उचित व्यवस्था, उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग तथा फसल को कीट एवं रोगों से बचाना इत्यादि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि इन कार्यों पर लापरवाही की गई तो फसल वृद्धि व विकास पर तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही फसल में कीट एवं रोग व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाएगा, जिस कारण आपको मिर्च की फसल से कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त उत्पादन की प्राप्ति होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। हमारे एक किसान भाई ने भी मिर्ची की फसल लगा रखी है तथा वह इस समय किए जाने वाले शस्य प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं, तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। मिर्ची की उत्पादन करता हूँ मैं। ये इसमें अच्छी फसल के लिए निंदाई, गुड़ाई
कैसे करे, उसके खाद वगैरह कितना डाले, कीड़ों से कैसे बचे, कौन सी दवाई डाले, कितनी मात्रा में डाले, कैसे डाले, पूरी जानकारी चाहिए हमें, जिससे मिर्ची की फसल अच्छी हुए। हमारे संवाददाता ने भ्रमण के दौरान ग्राम तीगांव जिला छिंदवाड़ा के प्रगतिशील कृषक सुधाकर ठाकरे से संपर्क किया, जिन्होंने मिर्च की फसल लगा रखी है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं कि वे अपनी मिर्च की फसल का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं। मिर्ची की खेती करता हूँ, इसकी आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मिर्ची की जो अवस्था है उसमें फूल फल आना शुरू हो गया है और ये बारिश से कूड़ा कचरा बढ़ गया है, जरा इसकी निंदाई गुड़ाई बहुत जरूरी है। अभी थोड़ा रुक गया है, खुला मौसम है, इसलिए निंदाई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। सफाई रखना चाहिए तो अपने को कुछ अच्छी उपज मिलेंगी। और खाद का भी नुकसान होता है, उससे खाद भी पूरी मिलती नहीं है पेड़ को। अगर कूड़ा कचरा नहीं रहे तो अच्छी फसल होती है। मिर्ची में गुड़ाई करके अभी मिर्ची को मट्टी लगा देना चाहिए और मट्टी लगाने से उसमें मूल में अच्छी हवा जड़ों में और वो उसका जो ग्रोथ है वो बढ़ते जाता है पौधा। नहीं तो पौधा मिट्टी न लगाने हवा मिलती नहीं है, पानी भी बहुत उसमें छिछा रहता है, इसलिए वो जो जड़ है जड़ सड़ जाती है, खराब हो जाती है। इसमें खाद और उर्वरक की बात करें 19-19 जो है अपने पास अगर ड्रिप है तो ड्रिप से चलाना चाहिए उसको। और ज़्यादा पानी दिया तो उससे भी नुकसान होता है, तो वो तो पानी के साथ छोड़ना पड़ता है ड्रिप होने के बाद। तो इसलिए उसको अपन हाथ से भी भुरकाव नहीं डालना चाहिए, वो बिल्कुल आधे फीट पे उसका कवरिंग बना के उसमें छोड़ना चाहिए, तो उससे अच्छा होता है। और अगर पानी कम हो जाए ड्रिप में चला देना चाहिए। अगर लिक्विड वाला दे रहे हैं आप 19-19 ड्रिप में चलाना आपको तो 5-6 किलो प्रति एकड़ लगेगा। अगर हाथ से डालना है अपने को तो 20 किलो प्रति एकड़ की मात्रा है उसकी। 15-15 दिन में ये मात्रा है देते रहना चाहिए, उससे फल फूल भी अच्छे बढ़ेंगे और अच्छी पैदावार अपने को आएगी। इसमें सिंचाई की बहुत जरूरत है। अगर हल्की जमीन है अपनी तो 4-4 दिन में सिंचाई करना चाहिए। अगर भारी जमीन है तो उसमें 8 दिन सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है। और सिंचाई इस तरीके से करना चाहिए कि थोड़ा पानी रुखा रहे। अगर बारिश जैसे भी कम होती है तो, अगर बारिश चालू है तो पानी का तो कोई मतलब ही नहीं आता। अभी छिड़काव भी उसको जरूरी है क्योंकि चूसक कीड़े हैं उस पर। इसमें तो पहले तो नीम तेल डाल के देख लेना चाहिए। नीम तेल जो है वो 5 ml पर लीटर डालना चाहिए। उससे अगर रोकथाम हो तो बहुत अच्छा है, नहीं होती है तो एमिडा जैसे कोई भी पर लीटर 1 ml के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और कुछ फंगिसाइड भी इसमें डालते रहना चाहिए क्योंकि पत्तियों पे धब्बा आ जाता है और तो फसल तो खराब होती है। बाविस्टीन वगैरह M45 Z71 ये ऐसे आप फंगिसाइड भी इसमें 2 ग्राम पर लीटर पानी में डालना चाहिए। कभी भी बारिश आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा पहले तो ये देख लेना चाहिए कि खुला मौसम है, तभी ये फवारा करना चाहिए। और उसके बाद भी उसमें चिपको सा अगर डाल दिया अपन ने तो अच्छा रहता है। ये अगर आप ख्याल में रख के करते हैं तो इससे आपको पैदावार मिलने की संभावना रहती है। कार्यक्रम में और अभी बाकी है कुछ उपयोगी जानकारियां, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। पूरे राष्ट्र भर में राष्ट्रीय समाचार। अब आइए जानते हैं इस सप्ताह मौसम की परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रदेश के कृषि मौसम विभाग एवं कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त विभिन्न कृषिगत क्रियाओं के बारे में। कृषि मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्व अनुमान के आधार पर मौसम का मिजाज कुछ इस प्रकार रहेगा।
अतः मौसम को देखते हुए आगामी 120 घंटे में मध्यम से घने बादल छाए रहेंगे। आगामी दिनों में हल्की वर्षा के आसार हैं। लगातार बारिश भी हो सकती है। अतः किसान भाई अपने खेतों में जल निकास की व्यवस्था करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान के खेतों में जल का समुचित स्तर बनाए रखें तथा अतिरिक्त पानी के निकास का प्रबंधन करें। धान एवं अन्य अनाज वाली फसलों जैसे ज्वार एवं मक्का में निदाई गुड़ाई के बाद शेष नत्रजन की पूर्ति यूरिया के द्वारा खेत में नमी होने की दशा में करें। मौसम को देखते हुए अगेती फूल गोभी की पौध का खेतों में रोपण का कार्य शीघ्र करें। जिन किसान भाइयों के खेतों में धान की फसल में बालियां बनने की अवस्था है, उन्हें सलाह दी जाती है कि नत्रजन की अंतिम मात्रा का छिड़काव टॉप ड्रेसिंग के रूप में करें, जिससे कंसे की स्थिति में सुधार आएगा। सोयाबीन, मूंग एवं उड़द की फसलों की सतत निगरानी रखें एवं कीड़ों का आक्रमण होने पर नियंत्रण हेतु आवश्यकता अनुसार ट्राइजोफास 750 मिलीलीटर या क्विनालफास का छिड़काव 1500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से करें तथा खेत में फेरोमोन ट्रैप भी लगावें। सोयाबीन के खेतों में पीला मोजेक रोग से ग्रसित पीले पत्ते दिखाई देने पर ग्रसित पौधे को खेत से बाहर निकालकर नष्ट कर दें। आगामी दिनों में वर्षा होने की संभावना है, अतः नमी संरक्षण हेतु खाली खेतों में जुताई करके खरपतवारों को नष्ट करते रहें तथा हर जगह जुताई के उपरांत पाटा अवश्य लगाएं। छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे क्षेत्र जहां ग्रीष्मकालीन धान की खेती की गई है, वहां पर तना छेदक का प्रभाव अधिक हो सकता है। अतः किसान भाइयों को सलाह है कि फसलों की सतत निगरानी रखें तथा खेतों में शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक प्रकाश प्रपंच का उपयोग करना भी लाभकारी होगा। अधिक कीट प्रकोप होने की स्थिति में कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। ध्यान देवें, दवाई छिड़कने के बाद 24 घंटे तक खेत में पानी न छोड़ें। अदरक व हल्दी की पौध में पौध गलन की रोकथाम के लिए ब्रैक्सिकाल 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंगफली में टिक्का रोग की रोकथाम के लिए 0.15% मेटालैक्सिल का छिड़काव करें। धान की फसल में ब्लास्ट का प्रकोप दिखाई देने पर ट्राइसाइकोजोल 120 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें एवं रोग की तीव्रता के अनुसार 10 से 12 दिन के पश्चात इसे पुनः छिड़काव करें। आलू की 60 दिन वाली किस्म का चयन करें तथा आलू के बाद गेहूं की लोकबन किस्म की बुआई करें। मुर्गियों के चूजों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण हेतु F1 या लसोटा स्ट्रेन का टीका लगवाएं। बकरियों में CCPC का टीका लगवाएं। पशुओं में होने वाली खतरनाक बीमारियों जैसे गलघोंटू, लंगड़ी, एंथ्रेक्स से बचाव के लिए टीकाकरण अनिवार्य रूप से करवाएं। जुलाई अगस्त का महीना मछलियों के प्रजनन का होता है। तालाबों में नवीन मछली बीज डालें तथा अनावश्यक जीव जंतु तथा अवांछनीय मछलियों की सफाई करें। अब बारी है अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से किसानों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब की। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुहागी, जिला जबलपुर के कृषक सुरेश पटेल ने। यह अगेती आलू की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो सुरेश पटेल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कम समय में किसान भाई अगेती आलू की खेती कर लाभ कमा सकते हैं। अच्छे उत्पादन के लिए किसान भाइयों को प्रमुख बातें ध्यान में रखनी चाहिए। भूमि, आलू की खेती क्षारीय भूमि को छोड़कर लगभग सभी भूमि में की जा सकती है, परंतु मध्य से लेकर हल्की दोमट भूमि जिसमें पानी का निकास अच्छा तथा जीवांश की मात्रा अधिक हो उपयुक्त मानी जाती है। भूमि की तैयारी, भूमि को बारीक व भुरभुरी बनाने के लिए समय समय पर खेत की जुताई करते रहना चाहिए। हर जुताई के बाद पाटा अवश्य लगा देनी चाहिए। यदि खेत में नमी नहीं है तो पलेवा देकर खेत की जुताई करनी चाहिए ताकि बुआई के समय खेत में अधिक नमी बनी रहे। आलू की अगेती प्रजातियां,
जिसमें से किसान भाई अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी प्रजाति का चुनाव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बीज का आकार तथा रंग एक जैसा होना चाहिए। भार 30 से 40 ग्राम आकार होना चाहिए। बीज के बुआई के लगभग 15-20 दिन पहले शीत गृह से निकाल लेना चाहिए और उसमें से खराब आलू के बीज को अलग कर देना चाहिए। जब आलू में आंखें निकलनी प्रारंभ हो जाए तब बीज बोने के लिए उपयुक्त हो जाता है। यदि बड़े आकार का आलू हो तो आलू को काट कर बोना चाहिए तथा अगर हम इसमें बीज दर की बात करें तो 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बुआई के पहले बीज का शोधन बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए कैप्ट्रान 2 ग्राम या डाइथेन M45 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति किलोग्राम बीज दर से 20 से 30 मिनट तक डुबाएं तथा बाद में निकालकर उसे छायादार स्थान पर सुखाएं। उसके बाद बीज की बुआई खेत में करें। खाद एवं उर्वरक। आलू की बुआई के लगभग 1 माह पूर्व खेत में 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद खेत में फैलाकर भली प्रकार जुताई की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त अंतिम जुताई के समय 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस, 100 किलोग्राम पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की 2/3 भाग अंतिम जुताई के समय खेत में भली भांति मिला देनी चाहिए। यदि बुआई पोटैटो प्लांटर से की जा रही हो तो संपूर्ण खाद बेसल ड्रेसिंग के रूप से प्रयोग कर देना चाहिए। प्रदेश में आलू की बुआई मुख्यतः 3 विधियों से की जाती है जो इस प्रकार है। समतल भूमि में बुआई करके मिट्टी चढ़ाना। प्रदेश में यह सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इसमें खेत की तैयारी के बाद कुदाली की सहायता से उचित दूरी पर उथली कूड़े बनाकर कंदों की बुआई कर ली जाती है। इसके तुरंत बाद फावड़े या कुदाली की सहायता से कंदों पर दोनों तरफ से मिट्टी चढ़ा दी जाती है। मेड़ों पर आलू बोना। इस विधि में तैयार खेत में उचित दूरी पर मेड़ बनाने वाले यंत्र से मेड़े बना ली जाती है। इसके बाद कंदों को उचित दूरी तथा 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर बो दिया जाता है। पोटैटो प्लांटर से बुआई। पोटैटो प्लांटर नामक यंत्र से खेत में मेड़े व कूड़े बनती जाती है तथा आलू की बुआई हो जाती है। इस विधि से बड़े क्षेत्रफल में कम व्यय व कम समय में बुआई संपन्न कर ली जाती है। बुआई का समय। अगेती आलू बुआई का सबसे उपयुक्त समय 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होता है। निराई गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाना। जब आलू के पौधे 12 से 15 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो सिंचाई करनी चाहिए। जब भूमि गुड़ाई के लिए तैयार हो जाए तो सबसे पहले खरपतवार निकालकर गुलों की गुड़ाई करनी चाहिए। तत्पश्चात शेष 1/3 भाग नाइट्रोजन छिड़क कर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। सिंचाई। आलू की बुआई के 1 सप्ताह बाद हल्की सिंचाई करें। मिट्टी चढ़ाने के बाद आवश्यकता अनुसार लगभग हर पखवाड़े में सिंचाई करनी चाहिए। पानी देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि गुलों में कभी भी 2/3 भाग से अधिक पानी न भरने पाए। किसान भाइयों, कृषि से संबंधित आपकी समस्याएं एवं उपयोगी सुझावों का हम स्वागत करते हैं। इस हेतु हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 एवं हमारा ईमेल पता है annadatamp@etv.co.in। हमारा निशुल्क फोन संपर्क सेवा नंबर है 1800-425-4085, जिस पर आप संपर्क करें दोपहर 12 से 1 बजे तक। किसान भाइयों, कार्यक्रम में बताई गई जानकारियों को अपनाकर आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ अब आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की मुझे और अन्नदाता टीम को आज्ञा दें। नमस्कार।